नमस्कार दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आज की हमारी कहानी का नाम है आतिथ्य अर्थात अतिथि सत्कार या मेहमान नवाजी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे यार रचना, क्या तुम्हें मेरी पसंद का पता नहीं है? ये क्या बूंदी का रायता बनवा दिया? तुम्हें पता है ना कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कम से कम वेजिटेबल रायता ही बनवा देती। अब जो भी बन चुका है अभी खा लीजिए। माँ ने कितने प्यार से बनाया है। शाम का खाना मैं देख लूंगी। शाम का क्या देख लोगी? हो गई आओ भगत, थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करता। पर तुम्हें तो मायके आने की लगी रहती है। पता नहीं तुम औरतें मायके के नाम पर क्यों पागल हो जाती हो। मायके के नाम पर तो तुम्हें पति भी नहीं दिखता। पर हम तो रात को जाने वाले थे ना। कह दिया ना, बस कह दिया। विनय बड़बड़ाते हुए खाना खाने लगा, पर उसने बूंदी का रायता थाली में से निकाल कर अलग रख दिया। ये देखकर रचना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कितने प्यार से माँ ने बीमार होने के बावजूद भी विनय और उसके लिए खाना बनाया था, लेकिन विनय को तो बिल्कुल कद्र ही नहीं है किसी बात की। मन ही मन रचना सोचने लगी, पता नहीं माँ को भी क्या हो जाता है। कम से कम मेरे आने का इंतजार ही कर लेती तो मैं ही आकर खाना बना देती। पर माँ की भी क्या गलती। घर से निकलते समय हमने फोन किया था कि मामी हम तो बस आ ही रहे हैं, जैसे यहाँ सब कुछ तैयारी मिलेगा। मम्मी भी यह सोचकर तैयारी कर देती है कि कम से कम कुछ देर बैठकर बेटी के साथ बातें कर लेंगी, इसलिए पहले से ही सारे काम निपटा लेती हैं। और पापा कितनी दूर गए हैं मिठाइयाँ लेने, लेकिन ये इंसान तो कुछ समझता ही नहीं। इतने में माँ गर्मा गर्म फुल्का लेकर बाहर आई और मनोहार करते हुए विनय के थाली में परोसने लगी। जितनी देर भी माँ विनय के पास खड़ी रहती, उतनी देर रचना की सांसें ऊपर नीचे होती रहती कि कहीं यह आदमी उसकी माँ को कुछ कह न दे। जब दोबारा माँ फुलके लेकर आई तो माँ ने पूछा, बेटा विनय खाना अच्छा तो लगा ना? हाँ मम्मी जी, खाना तो ठीक है, पर सब्जी में थोड़ा मसाला कम है और साथ में कुछ मिठाई होती तो ज्यादा मजा आता। पता है जब मेरे जीजाजी अपने ससुराल आते हैं तो हम सारी की सारी तो हम उनके आगे बहुत सी मिठाइयाँ तैयार करके रखवा देते हैं। विनय ने बड़ी बेशर्मी से कहा। सुनकर माँ के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई, पर उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ, रचना के पापा गए तो हैं मिठाई लेने, पर पता नहीं क्यों इतनी देर लग गई आज उन्हें। तभी बाहर स्कूटर रुकने की आवाज आई तो माँ फटाफट दरवाजे के पास चली गई। देखा तो रचना के पापा मिठाई लेकर आ गए थे। आते ही बोले, आज तो दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, कहीं तुमने विनय को खाना तो नहीं खिला दिया? नहीं नहीं, अभी बस खाना खाने बैठे ही हैं, तो जल्दी से मिठाई भी परोस दो। बस पापा का कहना था कि माँ फटाफट रसोई में दौड़ी और एक प्लेट में मिठाई सजा कर ले आई। माँ को इस तरह भागम भाग करके काम करते हुए देखना रचना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। माँ की तबीयत भी ठीक तो नहीं थी, पर करती भी क्या। विनय ने जबरदस्ती उसे अपने साथ ही खाना खाने के लिए बिठा लिया। अभी उसकी शादी को 3 ही महीने हुए हुए, इसलिए नए दामाद नाराज ना हो जाए, यही सोचकर माँ ने भी उसे विनय के साथ ही बैठकर खाना खाने के लिए कह दिया। इस 3 महीने की शादी में विनय जब भी ससुराल आता तो माँ पापा उसकी सेवा में हाजिर ही रहते। भैया भाभी अपने नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर रहते थे और मम्मी पापा का वहां मन नहीं लगता था, तो वो यहीं इस शहर में रहते थे। पर विनय में इतनी अकल नहीं कि क्यों बुजुर्गों को परेशान करना। अरे उनके घर में सब कुछ आगे से आगे तैयार रहता होगा, आखिर पूरा परिवार भी तो एक साथ रहता है। दोनों बहुएं भी तो सेवा में हाजिर रहती है। पर यहाँ वैसी उम्मीद करना तो गलत है ना। रचना उसको कुछ कहना भी चाहती तो मम्मी पापा उसे मना कर देते। खैर खाना होने के बाद अभी थोड़ी देर बैठे ही थे कि विनय ने जाने की जिद पकड़ ली। पापा मनोहार करने लगे, बेटा कुछ देर तो रुक जाओ, वैसे भी आज तो तुम्हारा संडे ही है। पर काम का बहाना करके विनय ने वहां से विदा ले ली। भारी मन से रचना विनय के साथ वापस ससुराल आ गई। उन दोनों को इतनी जल्दी आया देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे
तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो रात को आने वाले थे ना? अरे मम्मी, इसके मम्मी पापा को तो दामाद की आवभगत करना आता ही नहीं। वही सब्जी रोटी बनाकर पकड़ा दी। यह तो मुझे यहाँ पर भी मिल जाती है, वहां जाकर मैं क्या करूं? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता है वहां। सासू माँ ने रचना की तरफ देखा तो रचना नीची निगाहें करके अपने कमरे में चली गई। उसे बड़ा बुरा लग रहा था, पर विनय ने अपना बोलना जारी रखा। अरे हमारे यहाँ देखो, जब भी जीजाजी आते हैं तो कैसे सब के सब उनकी सेवा में लग जाते हैं। कितने तरह के तो पकवान बना देती हो माँ तुम, और मिठाइयाँ उनके तो कहने ही क्या। जबकि मेरे ससुराल में क्या बना? पनीर की सब्जी, दाल और रायता, वो भी बूंदी का, जो मैं खाता नहीं। और मिठाई भी खाना खाते समय ससुर जी लेकर आए। बाप रे बाप, मैं तो अगली बार से रचना को सुबह छोड़ आऊंगा और शाम को ले आऊंगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, जा तू आराम कर। वैसे भी आवभगत करना हर किसी के बस की बात थोड़ी ही है। सासू माँ ने भी विनय को समझाने की जगह आग में घी डाल दिया। यह बात रसोई में काम करती हुई बड़ी बहू दीपा भी सुन रही थी। उसे रचना के लिए बड़ा बुरा लग रहा था। विनय तो शुरू से ही बड़बोला है। दीपा के साथ भी एक दो बार ऐसी हरकतें कर चुका था। जब वो एक बार अपने बड़े भाई भाभी के साथ उनके मायके गया था, तब भी घर पर आकर उसने दीपा के मायके वालों की मेहमान नवाजी पर प्रश्न उठा दिए थे। वो तो विनय के बड़े भाई रोहन समझदार थे, इसलिए बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। पर खुद के ससुराल में भी यही हरकतें। दीपा रचना के पास गई और उसे समझा बुझाकर रसोई में ले आई। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद ननद रश्मि और उसके पति मनोज का आना हुआ। उन्हें देखकर विनय बड़ा खुश हुआ और रचना से बोला, अब देखना मेहमान नवाजी किसे कहते हैं, अब पता चलेगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर तो पूरा मुंह फूल जाता है तुम्हारा। रचना को विनय की बात का बहुत बुरा लगा। उसने यह बात दीपा को बताई तो दीपा ने बोला, तू फिक्र मत कर देवरानी, अब पता चलने ही दो इन लोगों को। आखिर हम भी तो देखे मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। कहकर दीपा ने रचना की तरफ देखा और दोनों देवरानी जेठानी आपस में मुस्कुराने लग गई। अभी वे दोनों रसोई में बातें कर ही रही थी कि इतने में सासू माँ रसोई में आ गई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाहर देखो, दामाद जी और रश्मि आए हैं। एक बार बाहर आकर उन्हें प्रणाम तो कर लो और फिर जल्दी जल्दी चाय और नाश्ते की तैयारी करो। आखिर रचना और दीपा दोनों रसोई से निकलकर बाहर आई। जीजाजी और रश्मि को प्रणाम करके दोनों के हालचाल पूछने के बाद दोनों ने रसोई का रुख किया। लेकिन तभी मनोज जी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे अभी आधे घंटे में ही अपनी जरूरी मीटिंग के लिए रवाना होना है, तो प्लीज नाश्ता थोड़ा जल्दी तैयार करवा दीजिए। सासू माँ ने दोनों बहुओं की तरफ देखा। दोनों समझ गई कि सासू माँ क्या कहना चाहती हैं, इसलिए दोनों ने उन्हें आश्वस्त करते हुए रसोई का रुख किया और लग गई दोनों नाश्ता बनाने में। वे सोच ही रही थी कि क्या नाश्ता बनाया जाए। इतने में सासू माँ रसोई में आई। कुछ ढंग का नाश्ता बनाना, हमारे दामाद को यूं सूखा सूखा नहीं रखा जाता। पर मम्मी जी इतनी जल्दी क्या ढंग का बनेगा? पोहे बना लेते हैं और बाहर से जलेबी मंगवा लीजिए। अरे दामाद जी आज इतने दिनों बाद आए हैं तो बाहर से क्यों मंगाएंगे, घर में ही बनाएंगे। पर जीजाजी को तो अपनी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है। और इस तरह अचानक आए हैं तो कोई तैयारी भी तो नहीं है। आप कहो तो बेसन की पकौड़ी या चीले बना देती हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, मैं विनय को ही बोल देती हूँ, वो बाहर से नाश्ता ले आएगा। तुम ये पोहे पकौड़ी रहने ही दो। सासू माँ ने विनय को बुलाकर बाहर से नाश्ता लाने के लिए कह दिया। तो विनय बोल पड़ा, अरे मम्मी, घर में दो दो बहू हैं, फिर भी नाश्ता बाहर से आएगा क्या? अरे तो घर में क्या हर चीज पहले से तैयार रहती है? तेरे जीजाजी इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी तो नाश्ता नहीं बन पाएगा। विनय ने रचना की तरफ देखा, जो शायद मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर विनय झेप गया और चुपचाप बाहर से नाश्ता लाने निकल गया। लेकिन इस सारी बातचीत में 10-15 मिनट तो निकल ही गए थे। जब तक विनय घर आया, जीजाजी अपनी मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे। उसे देखते रश्मि बोले, क्या भाई, थोड़ा जल्दी ही आ जाता। देख, तेरे जीजाजी भूखे ही मीटिंग के लिए चले गए। पर दीदी, हर चीज में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना।
हाँ, पर तेरे जीजाजी नहीं समझे तो मैं क्या करूं? खैर कोई बात नहीं। भाभी आप मेरा और मम्मी का तो नाश्ता लगा दो, रश्मि ने कहा। तो दीपा ने सबके लिए नाश्ता लगा कर ले आई। सब ने मिलकर नाश्ता किया। तभी सासू माँ कहने लगी, दोपहर में कुछ ढंग का खाना बना लेना। बेचारे दामाद जी भूखे ही चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो दोपहर का खाना घर पर ही खाएंगे। वैसे भी उन्हें बाहर का पचता नहीं है। सासू माँ की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी चुपचाप आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। दीपा बोली, मम्मी जी क्या बनाना आप मुझे बता ही दीजिए। रचना तो रसोई में जाने से रही, वो महीने से हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लेना, तुम्हें तो वैसे भी दामाद जी की पसंद का पता ही है, कहकर सासू माँ रश्मि से बातें करने लगी। सुनकर रचना ने दीपा की तरफ देखा तो दीपा ने उसे इशारा किया और रसोई में काम करने चली गई। पर ये क्या? थोड़ी देर बाद अचानक दीपा की जोर से आवाज आई, उई माँ मर गई मैं तो। आवाज सुनकर सासू माँ और रश्मि रसोई में दौड़ी दौड़ी चली आई। देखा तो दीपा जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ तुझे? भली चंगी तो रसोई में आई थी। मम्मी जी मेरा पैर स्लिप हो गया। हाय मेरा पैर, मेरी कमर। जैसे तैसे दोनों माँ बेटी दीपा को सहारा देकर कमरे तक छोड़ गई और रचना को बोल गई, रचना जरा इसके पैर और कमर पर आयोडेक्स मल देना, तब तक हम खाने की तैयारी करते हैं। दोनों माँ बेटी रसोई में चल दी। इधर रचना आयोडेक्स लेकर कमरे का दरवाजा बंद करके दीपा के पास आकर बैठ गई। दोनों की हंसी रुकते नहीं रुक रही थी, लेकिन करती भी क्या? आखिर बताना जरूरी था कि बहुओं के दम पर दूसरों की मेहमान नवाजी करना बड़ा आसान होता है। खैर दोपहर में दामाद जी घर पर आए, तब तक विनय भी घर पर आ चुका था। दोनों जीजा साले ने साथ में ही खाना खाया। परोसे हुए खाने की थाली देखकर एक बार तो विनय का चेहरा भी बन गया। खाने में दाल चावल, रोटी, भिंडी की सब्जी और बूंदी का रायता था। वही मीठे में सूजी का हलवा था। विनय कुछ कहता इससे पहले ही मनोज जी बोले, अरे मैं तो भिंडी की सब्जी खाता नहीं। आज लगता है दीपा यह बात भूल गई। कहते हुए मनोज जी ने भिंडी की सब्जी एक कटोरी में अलग निकाल कर रख दी। अरे दीपा भाभी को चोट लग गई और रचना भाभी रसोई में जा नहीं सकती थी, इस कारण से मम्मी ने खाना बनाया है। आज एक दिन भिंडी की सब्जी खा लो ना, रश्मि ने धीरे से कहा। देखो पहली चीज तो ये कि मैं भिंडी की सब्जी खाता नहीं हूँ, तुम्हें पता था तो तुम्हें बनवानी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा, ये क्या सूजी का हलवा बना के रख दिया? मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, इसे भी निकाल ही दो, मनोज ने कहा। सुनकर रश्मि ने थोड़ी तलखी से मनोज जी से कहा, पतिदेव मेरा मायका आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहाँ सब कुछ आपके मन मुताबिक ऑर्डर पर मिल जाए। सामने वाले की परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। माँ ने बुजुर्ग होते हुए भी कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है, और वो कोई आज के जमाने की मिठाइयाँ तो जानती नहीं है। मुझसे भी ज्यादा मदद नहीं ली उसने। माँ ने बाहर से भी ऑर्डर करने से मना कर दिया कि आज तो दामाद जी को मैं अपने हाथों से खाना बना कर खिलाऊंगी। और आप है कि रश्मि के इतना कहते ही मनोज जी चुपचाप खाना खाने लगे। हालांकि मनोज और रश्मि धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन विनय तो पास ही में बैठा हुआ था। उसे तो सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि जीजाजी नाराज ना हो जाए। वो चुपचाप खाना खा रहा था। आज उसने अपनी थाली में से बूंदी का रायता भी बाहर नहीं निकाला था। रचना दूर से यह सब देख रही थी और विनय विनय उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।